हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 ऑफ द अमेंडमेंट है। इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उसके रिलेटेड बाकी जो अदर कुछ प्रोविजन है जैसे टीसीएस है वो सब भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। मतलब टीसीएस में भी जो अमेंडमेंट हुआ है। तो सुनना दोस्तों ध्यान से। अगर आपको याद हो, दो टाइप के ई कॉमर्स ऑपरेटर होते थे। सर कौन से होते थे? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर एक होता था जो कवर्ड था सेक्शन 9(5) में। और इस केस में टैक्स कौन देगा? तो सर इस केस में टैक्स देगा ई को। वो नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव, वो नहीं है तो अपॉइंटेड पर्सन। भाई याद है किसी को? और सर दूसरे टाइप का इको कौन सा होता था? तो दूसरे टाइप का इको होता था जो हम कहते थे अदरवाइज। अदरवाइज, ठीक है। इस केस में टैक्स कौन देगा? इस केस में टैक्स जो था वो सप्लायर जो था वो देगा। एंड इको को क्या करना था? तो इको को टीसीएस पे करना था। भाई सबको ये याद है? दो टाइप के ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ करते थे। ठीक है, एक 9(5) में कवर्ड है, एक 9(5) में कवर्ड है, और दूसरा वाला बोलो अदरवाइज। पूरी कहानी इसी के ऊपर बेस्ड है। अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इसके बारे में। ठीक है, मैं ऊपर वाले की जरा भी बात ही नहीं कर रहा। अब मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो सारा का सारा डिस्कशन सेकंड पॉइंट के रिलेटेड। सप्लायर विल पे टैक्स एंड इको विल पे टीसीएस। अब देखो यहाँ पर क्या था सर। यहाँ पर जो था सेकंड वाला, उसमें एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट। ठीक है, और ये जो बंदा है ना सप्लायर, ये बंदा अपनी इको पर लिस्टिंग करा देता है। कौन सा वाला बंदा सर? ये वाला बंदा। सप्लायर जो है वो इको पर लिस्टिंग करा देता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या फिर मान लो जोमेटो, स्विगी, या कहीं पर भी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से। तो अब आप सबसे पहला तो ये तय कर लो, क्या वो ऊपर वाले में कवर होता है या अदरवाइज। जैसे मैंने आपको जोमेटो स्विगी बोला, वो यहाँ पर आ सकता है अगर वो रेस्टोरेंट, अगर आपको याद हो 7,500 से ज्यादा वाला रूल था, है ना, तो वो अदरवाइज में जाता था। खैर, तो जो भी है, अब हम बात कर रहे हैं इसकी अदरवाइज। ठीक है, तो अदरवाइज में अब करना क्या है? तो सर यहाँ पर अगर आपको याद हो, अगर सप्लायर ऑफ सर्विस है, सप्लायर ऑफ सर्विस, याद है किसी को? ये टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन करता है। ठीक है, ये टर्नओवर बेस्ड। लेकिन सप्लायर ऑफ गुड्स है ना, सप्लायर ऑफ गुड्स, भाई हम किसकी बात कर रहे हैं मालूम है? हम उस सप्लायर की बात कर रहे हैं जो लिस्ट ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। बोलो ये बंदा अपनी लिस्टिंग किधर करा रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर पर, इको के ऊपर। रेसिपिएंट किसको अप्रोच करेगा? इको को। इको टू सप्लायर एंड सप्लायर टू रेसिपिएंट। भाई सबको सीक्वेंस याद है? ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अगर वो सप्लायर ऑफ सर्विस है तो बोलो रजिस्ट्रेशन टर्नओवर। और अगर सप्लायर ऑफ गुड्स था तो इनका रजिस्ट्रेशन पहले पहले कंपलसरी था अंडर सेक्शन 24। और बहुत टाइम से ये डिमांड आ रही थी सर कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? सर्विस वाले अपनी लिस्टिंग करा दे तो उनको टर्नओवर बेस, लेकिन हम अगर लिस्टिंग करा दें तो हमको कंपलसरी। और अब इनकी बात सुनी गई है और इनको भी ऑप्शन दिया गया है टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन का। इसका मतलब अब अगर गुड्स वाला हो या सर्विस वाला हो, बोलो रजिस्ट्रेशन कैसा करेंगे? टर्नओवर बेस्ड, लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या है सर? वो मैं बोलता हूँ। सब्जेक्ट टू कंडीशन। भाई इतना समझ में आया तुमको? तो मेरे को बोलना अब फाइनली, सर्विस वाला बोलो क्या वो इको पर लिस्टिंग करा सकता है? हाँ, करा सकता है। और बोलो रजिस्ट्रेशन फिर भी क्या होगा? टर्नओवर बेस्ड। अब क्या गुड्स वाला भी ऐसा कर सकता है? आंसर इज यस। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आपको याद है वो सेक्शन 24 में एक पॉइंट था कि नॉर्मल टीपी अगर इंटरस्टेट ऑफ गुड्स करता है, इंटरस्टेट सर्विस का करेगा ना, तो टर्नओवर बेस्ड है। लेकिन इंटरस्टेट गुड्स करेगा, गुड्स, तो कंपलसरी वाले में फंस जाता था। इंटरस्टेट गुड्स करेगा तो कंपलसरी वाले में फंस जाता था। तो अब सुनना, अगर ये बंदा इसको अलाउड है सर्विस वाले को इंट्रा कर, इंटर कर, कुछ भी कर। क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट सर्विस वाला टर्नओवर बेस में ही आता है। लेकिन इंटरस्टेट गुड्स करेगा ना, इंटरस्टेट गुड्स, मैं इको की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं, जनरली। इंटरस्टेट यार नॉर्मल टीपी अगर इंटरस्टेट गुड्स करेगा, याद है, अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो उसको कंपलसरी करना पड़ता था। तो अब यहाँ पर बोलो आप लिस्टिंग को करा सकोगे, लेकिन आपको खाली इंट्रा अलाउड है, इंटरनेट। बोलो ये बात समझ में आती है?
तो फाइनली मेरे को बोलो, अगर सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो क्या वो टर्नओवर बेस वाले में कवर हो सकता है? आंसर इज यस। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। सर क्या कंडीशन है? तो देखना ये कंडीशन। ठीक है, पहला, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में भी उसका बोलो ये थ्रेशोल्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर करंट ईयर में एक्सीड करेगा 40 लाख 20 लाख जो भी लिमिट है 10 लाख, तो बोलो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर तो उसको लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, आई मीन उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो बोलो उसका एग्रीगेट टर्नओवर विद इन लिमिट है, लास्ट ईयर का भी और इवन करंट ईयर का। दूसरी कंडीशन, उसको इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना है, उसको इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना है। तीसरा कंडीशन, सच सप्लायर बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई शाल ऑन द कॉमन पोर्टल डिक्लेयर करेगा कॉमन पोर्टल पर अपना पैन नंबर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, स्टेट इन विच सच पर्सन सिक्स टू मेक बोलो क्या सप्लाई। वो इको के थ्रू जो सप्लाई करना चाहता है वो सब बताएगा कौन से स्टेट में, और उसको क्या ऑब्टेन करना है? यूएन। मेनली ये 3-4 कंडीशन है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल करता है, यूएन क्या होता था सर? यूनिक एनरोलमेंट नंबर। यूनिक एनरोलमेंट नंबर अगर ये कुछ कंडीशन फुलफिल करता है, देन ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर। मतलब 40-20 के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। बोलो ये कंडीशन याद रहेंगी आपको? ठीक है, पहला कंडीशन, उसका टर्नओवर लिमिट के अंदर है। जाहिर सी बात है, टर्नओवर एक्सीड करेगा तो टर्नओवर बेस पर रजिस्ट्रेशन। दूसरा कंडीशन, उसको इंटरसेट नहीं करना। आई होप आपको ये समझा होगा दूसरा कंडीशन ऐसा क्यों है, इंटरसेट नॉट अलाउड क्यों है। क्योंकि सर्विस वाले को अगर तो उसको तो इंटर वैसे भी उसको टर्नओवर बेस ही था तो उसको अलाउड है, लेकिन ये बंदा इंटरसेट गुड्स करेगा तो इसको कंपल्सरी में फंस जाएगा। ये पॉइंट से नहीं, किसी और पॉइंट से भी। तो इस वजह से यहां पर बना कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सच सप्लायर बिफोर मेकिंग कुछ चीजें डिक्लेरेशन देनी है। और लास्ट, पहला यूईएन ऑब्टेन करना है। मतलब विद इन 40 लाख तक बोलो आप क्या करोगे? यूईएन लेकर, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेकर आप सप्लाई करते रहना। और 40 के बाद यूईएन बोलो सरेंडर कर दो, और उसके बाद जीएसटी ले लो। अंडरस्टूड भाई? सबको ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो मेरे को बोलना अब फाइनली, क्या सप्लायर ऑफ गुड्स या सप्लायर ऑफ सर्विस, क्या ये दोनों इको के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस। दोनों का रजिस्ट्रेशन बोलो कैसा होगा? सर टर्नओवर बेस्ड होगा। यहाँ की कंडीशन याद है, वो लास्ट ईयर और करंट ईयर उसका टर्नओवर विद इन लिमिट है। फिर वो डिक्लेरेशन देता है, पैन, प्रिंसिपल बेस ऑफ बिजनेस, कहां पर सप्लाई करेगा, यूईएन ऑब्टेन करता है और इंटरसेट नहीं करता। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन उसको टर्नओवर बेस का बेनिफिट देंगे। लेकिन गलती से भी इंटरसेट मत करना, वरना तो तेरे को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। बोलो सर्विस अलाउड है। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन स्कीम में भी अमेंडमेंट हुआ था, अगर आपको याद हो। सप्लाई ऑफ गुड्स आपको याद है, वो थ्रू इको सप्लाई करोगे तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलती, लेकिन अगर गुड्स वाले हो तो बोलो आपको टर्नओवर का भी बेनिफिट दे रहे हो, और बोलो इवन कॉम्पोजिशन स्कीम भी आगे जाकर चाहो तो ले सकते हो। 40 के बाद जैसे ही तुम्हारा जीएसटी नंबर आ जाएगा ना 40 लाख रुपए के बाद, तो बोलो आप चाहो तो कॉम्पोजिशन में रह सकते हो। लेकिन सर्विस वालों के लिए फिलहाल ये बेनिफिट नहीं है। ये कुछ डिफरेंसेस भूलना मत, याद रहेंगे भाई ये डिफरेंसेस। ठीक है, तो वापस आ जाओ। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, तो मेरे को बताना फाइनली, ये कुछ कंडीशन होती है तो बोलो रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा? टर्नओवर पे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये देखना, ये कंडीशन है, सच पर्सन शाल नॉट मेक इंटरसेट सप्लाई। ये सारी कंडीशन जितनी भी लिखी हैं ये बहुत अच्छे से बाय हार्ट करना। ठीक है, मैंने वो कंडीशन में ये 3 चीजें कवर नहीं करी थी, आप पढ़ना। सच पर्सन शाल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 1 एनरोलमेंट नंबर इन अ स्टेट। एक स्टेट में बोलो ज्यादा से ज्यादा कितना एनरोलमेंट नंबर मिलेगा? खाली एक ही। उसके बाद नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू इको अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एनरोलमेंट। अगर एनरोलमेंट नहीं है तो इको के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते। एंड बोलो, जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन की लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो जाएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी नंबर, और वो क्या करेगा, आपको एनरोलमेंट जो है वो सीज, मतलब वो वैलिड नहीं रहेगा फ्यूचर में, 40 लाख तक की वो वैलिड है। भाई तुमको ये कंडीशन याद रहेंगी सारी? ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद मेरे को बोलना क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है सर रजिस्ट्रेशन में। तो देखो, पहला, सेक्शन 24 में हम ये पढ़ते थे कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे थ्रू इको तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना है। अब ऐसा नहीं है। अब क्या सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इको इज ऑल्सो कवर्ड अंडर टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन? यस, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, याद रहेगा। अब दूसरा बात, इंट्रा इंट्रा ही करना है, गुड्स वालों को इंटर नहीं करना। तीसरा, ये बंदा अगर रजिस्ट्रेशन करता है आगे जाके टर्नओवर एक्सीड हो गया तो कॉम्पोजिशन में आ सकता है।
याद रहेगा भाई। सुनो, अब यहां पर भी कुछ अमेंडमेंट किए गए और इको को बोला गया कि हम ये वाले गुड्स वालों को अलाउ तो कर रहे हैं आपके यहाँ लिस्टिंग करने के लिए, बट आप भी एक बात याद रखना, अगर ये ट्रांजेक्शन, बिकॉज ये बंदा अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड, और इस ट्रांजेक्शन पर टैक्स ही नहीं है, तो फिर तेरे को टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? और तेरे को इसको रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बंदा अनरजिस्टर्ड है। आई होप आपको ये बात समझी होंगी। ये देखो, बस यही बात बताई गई। The details of the tax collected at source under section 52(1) furnished by the ECO shall be made available electronically to each of the registered supplier। भाई किसको दिया जाएगा? रजिस्टर्ड सप्लायर को। इसका मतलब अगर सप्लायर ऑफ गुड्स है, सामने रेसिपिएंट है, इको पर लिस्टिंग करा लेता है ये बंदा इको पर, और बोलो लेकिन ये यूईएन लेकर सप्लाई कर रहा है, अनरजिस्टर्ड है भी, तो टैक्स है ही नहीं, तो बोलो टीसीएस भी नहीं आएगा। बोलो ये बातें याद रहेंगी सबको? ठीक है, तो इतना सब पढ़ने के बाद जरा मेरे को समराइज करना। देखो, एक तो आपने क्या पढ़ा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या चेंज हो गया? सप्लायर ऑफ गुड्स जो है, सप्लायर ऑफ गुड्स, उसको टर्नओवर बेस का ऑप्शन दिया गया। अब से बोलो गुड्स वाला या सर्विस वाला इको के थ्रू सप्लाई कर सकता है, हाँ, और उसको टर्नओवर बेस रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, कंडीशन तुमको याद होगी। दूसरा, अगर मैं इको के थ्रू सप्लाई करता हूं, मैं गुड्स वाला हूं, गुड्स वाला, क्या मुझे इंटरसेट अलाउड है? नहीं, इंट्रा ही करना है। मैं सर्विस वाला हूं, इको के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं, इंट्रा इंटर कुछ भी कर, टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन ही होगा। तीसरा, मैं गुड्स वाला हूं, कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं अगर इको के थ्रू सप्लाई करता हूं, आंसर इज हियर। अंडरस्टूड? सर्विस वाले को नॉट अलाउड। एंड इसके अलावा टीसीएस की बात क्या थी? तो अब जो है ना, गुड्स वाले बंदे ना, जो जैसे लिस्टिंग करेंगे ना, तो इको को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर कोई बंदा आपके थ्रू लिस्टिंग करवा रहा है और वो अनरजिस्टर्ड है यूईएन के, उसके पास से यूईएन लेना और उसको एरिया जो है उसका स्टेट ही देना, जो स्टेट में वो सप्लाई करना चाहता है। किसी और स्टेट में उसके गुड्स, उसकी लिस्टिंग ही नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब अगर सामने वाले को दिख भी गया तो बोलो डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, अलाउ मत करना उसको इंटरसेट करने। ये ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन किसको दी गई है? इको को। भाई कुछ समझ में आया तुमको? ठीक है, और इको अगर वो बंदा सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड, तो उसको टीसीएस की डिटेल शेयर करने की जरूरत है और इवन टीसीएस नहीं आएगा उसको। भाई तुमको ये कुछ चीजें याद रहेंगी। बस तो ये थे हमारे अमेंडमेंट्स जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हुए थे। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 जरूर देखा होगा। ये हमारा पार्ट 2 था रजिस्ट्रेशन की अमेंडमेंट्स का, और टोटल रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी अमेंडमेंट हुई, सारी अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो, ठीक है, याद रहेंगी सारी अमेंडमेंट। अगर आपको ये इको वाले पर कोई डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।